हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। फ्रेंड्स, जब परीक्षा काफ़ी नज़दीक होता है तो हो सकता है कि हमारा मन कई तरह के शंकाओं से ग्रस्त हो। हमारे मन में कई तरह के प्रश्न उभर करके आवें। यदि उन प्रश्नों का निवारण, उन शंकाओं का समाधान सही समय पर न किया जाए तो यही हमारे में भय उत्पन्न करता है, डर उत्पन्न करता है। और यदि एक्चुअल एग्जामिनेशन में इस तरह का डर दिखाई देता है तब यह हमारे स्कोर को बुरी तरह से प्रभावित करता है। फ्रेंड, हम लोग आज के इस सत्र में आप ही लोगों के माध्यम से कुछ प्रश्नों का मैंने संकलन किया है, कुछ शंकाओं का मैंने संकलन किया है। उन प्रश्नों को लेकर के हम लोग काफ़ी विस्तार से बात करेंगे। आज के इस सत्र में काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। हो सकता है कि उस तरह के प्रश्न का उत्तर आपको एग्जामिनेशन हॉल में काफ़ी मदद करे अच्छे स्कोर की प्राप्ति में। आगे बढ़ने से पहले हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि उन तमाम तरह के प्रश्नों को एक बार पढ़ लेते हैं। इसके बाद एक एक करके हम लोग सारे प्रश्नों का समाधान लेना शुरू करेंगे। सबसे पहला जो प्रश्न है कि परीक्षा में उत्तर पुस्तिका प्राप्त होते ही सबसे पहले क्या करें। दूसरा प्रश्न है, पहले अनुवाद खंड को चुनें या निबंध खंड को। यदि अनुवाद अनुच्छेद में पारिभाषिक शब्द हो जिसका लक्ष्य भाषा में पर्याय मालूम ना हो तो ऐसी स्थिति में क्या करें। कम समय में निबंध का अभ्यास कैसे करें। परीक्षा में निबंध के लिए दिए गए शीर्षकों में से किस तरह के शीर्षक का चयन करें। यदि निबंध के लिए तथ्य और आंकड़े ना हो तो मेरे स्कोर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। किस तरह के शीर्षक को चुनना चाहिए। समसामयिक घटनाओं पर आधारित शीर्षक अर्थात करंट अफेयर्स से रिलेटेड शीर्षक को चुनें आप एग्जाम में, या परंपरागत शीर्षक अर्थात ट्रेडिशनल टॉपिक को आप चुनें, या अमूर्त विषय पर यदि कोई ऐसे का टॉपिक आपको दिख रहा है तो क्या उसको आप चुनें। किस तरह के खतरे हो सकते हैं, किस तरह की समस्याओं को आप झेल सकते हैं अगर आप सही डिसीजन नहीं लेते हैं एग्जामिनेशन हॉल में तो इस तरह के प्रश्न का हम लोग जवाब लेंगे। अगला प्रश्न हो सकता है कि आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जानना, वो है निबंध लिखते समय अपने विचारों को बिंदुवार अर्थात बुलेट फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं। यदि लिखते हैं तो क्या यह हमारे स्कोर को बुरी तरह से प्रभावित करेगा। नेक्स्ट है, लिखावट खराब हो तो क्या करें। क्योंकि लिखावट की जहाँ तक बात है तो लिखावट को लेकर के आप अचानक बहुत काम नहीं कर सकते, क्योंकि लिखावट एक आदत होती है और आप आदत मुश्किल से जाती है ना। ऐसी स्थिति में आप कैसे लिखें ताकि आप मूल्यांकनकर्ता क्या ध्यान अपनी लिखावट की ओर, अपने कंटेंट की ओर, लिखावट तो थोड़ी खराब है ही लेकिन अपने कंटेंट की ओर किस तरह से ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए उत्तर पुस्तिका में 500 शब्दों का निर्धारण कैसे करें। यदि 500 शब्द से अधिक लिख दे तो क्या अंक काट लिए जाएंगे। इत्यादि कई तरह के प्रश्न हो सकता है आपके दिमाग में आ रही हो और इनका समाधान अति आवश्यक है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पहला प्रश्न को लेकर के। पहला प्रश्न क्या है, परीक्षा में उत्तर पुस्तिका प्राप्त होते ही सबसे पहले क्या करें। फ्रेंड, कई कैंडिडेट्स ऐसा करते हैं कि जैसे ही उत्तर पुस्तिका प्राप्त होता है वो बस पहला प्रश्न से लिखना प्रारंभ कर देते हैं। आपको थोड़ा सा धीर लेना है, अर्थात थोड़ा समय लेना है। आप 4 प्रश्नों पर विचार करें। जैसा कि आप जानते हैं 4 प्रश्न आएंगे, 2 अनुवाद पे, 2 निबंध पे। आपको निर्णय लेना है, सही समय पर आपको निर्णय लेना है कि सबसे पहले आप अनुवाद खंड को करें या आपको निबंध खंड को करना है। निर्णय इस तरह से आप लेना है ताकि आप कम से कम समय में आप अच्छी तरह से सारे खंडों को आप पूरा कर लें, सारे खंडों का हल आपके पास हो, क्योंकि समय का प्रबंधन काफ़ी महत्व रखता है। कई बार ऐसा होता है कि 3 खंड ही का उत्तर आप दे पाएँ, इसके बाद चौथे खंड के लिए आपके पास समय कम बचा
और इस तरह से आपका चौथा खंड का प्रश्न का उत्तर सही रूप से नहीं मिला और इस तरह से आपको स्कोर कम प्राप्त हुआ। समय का प्रबंधन आप तभी कर सकते हैं अच्छी तरह से यदि आप एग्जामिनेशन हॉल में तत्क्षण एक विशेष रणनीति के तहत सारे तरह के खंडों को लेकर के आश्वस्त हो जाते हैं। और इसके लिए आपको चारों प्रश्नों पर विहंगम दृष्टि तो डाल ही लेना होगा। आपको यह देखना होगा कि सबसे पहले मुझे अनुवाद खंड पर विचार करना चाहिए या पहले निबंध खंड को लेकर के। यदि आपको लगता है कि जो अनुच्छेद जो दिए गए हैं एग्जाम में वे उनमें कठिन पारिभाषिक शब्दों का समावेश नहीं हुआ है, उनमें जो सेंटेंसेस है, अनुच्छेद है, कहा जाए ओवरऑल अनुच्छेद है, वो आसान है, मैं उसे 15 से 20 मिनट में कर सकूंगा, कर सकूंगी, तब सबसे पहले आप उसी को चुनें। ठीक है। फिर यदि दूसरा अनुच्छेद के साथ भी आप ऐसा ही देखते हैं तब उसके लिए आपको समय पहले से निर्धारित कर लेना पड़ेगा कि इस अनुच्छेद को मैं चुन रहा हूँ, चुन रही हूँ क्योंकि यह मेरे लिए आसान है बनिस्बत अन्य खंड के, और इसके लिए मुझे खुद को कितना समय देना है, वही 15 से 20 मिनट है ना, इतना समय रखिएगा। अगर 5 मिनट ज़्यादा भी हो जाता है तो ज़्यादा वो समस्या क्रिएट नहीं कर सकता है। क्या करना है कि एग्ज़ाम में आपको इसी तरह के निश्चय लेने हैं, इसी तरह का आपको डिसीजन लेने हैं कि सबसे पहले किस चीज़ को चुने, और उन्हीं चीज़ों को चुनना है जो कम समय में आप उसे हल कर दें ताकि आप अन्य खंड के लिए ज़्यादा से ज़्यादा समय बचा सके। ठीक है। आप एक ही खंड में आप 35 मिनट दे दिए, 40 मिनट दे दिए और दिए जा रहे हैं, तब यह समय का खराब प्रबंधन कहलाता है। और इस तरह से आप सारे खंडों को लेकर के आप पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हो सकते हैं कि आप सारे खंडों के जो प्रश्न है उसे आप अच्छी तरह से हल कर पाए हैं कि नहीं। ठीक है। इसलिए करना क्या है कि एक बार उत्तर पुस्तिका पर विचार कर लें, है ना, उत्तर पुस्तिका में दिए गए सारे प्रश्नों पर विचार करें और उसी समय आप निर्णय लें कि किसको हमें चुनना है, किसको हमें बाद में लिखना है, किसको हमें पहले लिखना है। उन्हीं प्रश्नों को पहले ले जिनका हल आप 15 से 20 मिनट में कर पाएँ। जो कठिन तरह के हैं उनको आप क्या करें, उनके लिए आप समय बचाइए और फिर आप उस पर जाइए। ठीक है। तो आशा करते हैं पहला और दूसरे प्रश्न का जवाब आपको प्राप्त हो गया होगा। तीसरे प्रश्न पर यदि हम लोग बात करें, तीसरा प्रश्न क्या है, यदि अनुवाद अनुच्छेद में पारिभाषिक शब्द हो जिसका लक्ष्य भाषा में पर्याय मालूम ना हो तो ऐसी स्थिति में क्या करें। फ्रेंड, हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली कि एग्ज़ाम में कोई ऐसा अनुच्छेद हो जो टेक्निकलिटी पर आधारित हो, अर्थात पारिभाषिक शब्दों का उसमें समावेश हो। विज्ञान पर आधारित हो सकता है, दर्शन पर आधारित हो सकता है, या अर्थव्यवस्था पर आधारित आपके पास अनुच्छेद हो सकता है। बैंक से संबंधित आपको पारिभाषिक शब्द दिखे। ऐसी स्थिति में आपको यदि लग रहा है कि जो स्रोत भाषा में जो शब्द दिए गए हैं, जो पारिभाषिक शब्द दिए गए हैं, वो लक्ष्य भाषा में आप उसका रूपांतरण नहीं कर पा रहे हैं, आपको उसका पर्याय नहीं मालूम है, तब ऐसी स्थिति में क्या होता है कि ये काफ़ी मुश्किल की घड़ी होती है। और इस मुश्किल की घड़ी में आपको करना क्या है कि आप लिप्यंतरण करिए। अगर अंग्रेजी से हिंदी कर रहे हैं, है ना, तब अंग्रेजी शब्द को आप क्या करिए, इन्वर्टेड कॉमर्स में आप लिप्यंतरण कर लीजिए। लिप्यंतरण कहने का अर्थ यह हुआ कि आप जो अंग्रेजी का शब्द है उसे आप देवनागरी लिपि में लिख दीजिए। यही लिप्यंतरण कहलाता है। लेकिन ध्यान यह रखिएगा कि जनरली जो इवैल्यूएटर होते हैं वे 3 या हार्डली 4, मुश्किल से 4 शब्दों के लिप्यंतरण करने की अनुमति देते हैं।
हो सकता है कुछ ऐसे इवैल्यूएटर जो आपको इस तरह का लीवे ना दें, इस तरह का आपको फ्रीडम ना दें, और उसके लिए आपको अंक काट लिए जाएंगे। लेकिन क्या है, जब आपके पास कोई विकल्प ही नहीं है, तब ऐसी स्थिति में आप ब्लैंक ना छोड़ें। ठीक है, ब्लैंक छोड़ देते हैं तो यह और भी खराब प्रभाव डालता है मूल्यांकनकर्ता पर। आप लिप्यंतरण कर लीजिए, ठीक है, और लिप्यंतरण करके आप आगे बढ़िए। लेकिन यह स्थिति और भी मुश्किल हो जाती है यदि आप हिंदी से अंग्रेजी करते हैं, है ना, और अंग्रेजी में शब्द आपको नहीं प्राप्त होता है। तब ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है कि इन्वर्टेड कॉमर्स में आपको लिप्यंतरण करना है, और वही 2-3 की संख्या में ही आप लिप्यंतरण कर सकते हैं। और इसलिए कहा जाता है, आपसे अपेक्षा की जाती है कि आपके पास शब्दों का भंडार हो, आपके पास पारिभाषिक शब्द हो, उसका भंडार अच्छा खासा हो, सामान्य तरह के शब्दों का भंडार आपके पास अच्छा खासा हो, तभी आप एक अच्छे अनुवादक बन सकते हैं। ठीक है, हालांकि मैंने बता दिया कि यदि आपके पास कोई विकल्प ना हो तब आपको यह उपाय करना चाहिए। हम लोग अगला प्रश्न देख रहे हैं, क्या है, कम समय में निबंध का अभ्यास कैसे करें। आपके हाथ में चंद ही समय बचा हुआ है, ऐसी स्थिति में आप निबंध का अभ्यास कैसे करेंगे। फ्रेंड, इसके लिए मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि एसएससी जेएसटी जो उत्तर पुस्तिका उपलब्ध कराती है, उस उत्तर पुस्तिका का एक प्रारूप तैयार कर ले, कंप्यूटर पर एक प्रारूप तैयार कर ले, और उस प्रारूप पर आप निबंध का अभ्यास करें, आप अनुवाद का अभ्यास करें। ओके, क्योंकि क्या है कि जो उत्तर पुस्तिका वहाँ पर प्राप्त होती है वे थोड़े ऑड साइज़ के होते हैं, ना तो A4 साइज़ का होता है, ना तो लीगल साइज़ का होता है, ना तो लेटर साइज़ का होता है, वो थोड़ा सा चौकोर साइज़ का होता है। और क्या है कि 2 लाइनों के बीच में जो गैप होता है वह फिक्स्ड रहता है, और ऐसी स्थिति में आप उस तरह के प्रारूप जो आपने कंप्यूटर से निकलवाया है, आप उस पर अभ्यास करते हैं, तब आप अपने लिखावट के प्रति काफ़ी आश्वस्त हो करके लिखेंगे उत्तरों को, और इस तरह से आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि उत्तर पुस्तिका की जहाँ तक बात है, आप हमारे वेबसाइट में जाएंगे, ऐसे मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप www.anandamtutorials.com में जाएंगे, वहाँ पर आपको प्राप्त हो जाएगा उत्तर पुस्तिका। आप जस्ट वहाँ से डाउनलोड करें और उस पर आप निबंध को या आप अपने अनुवाद का अभ्यास करेंगे। ओके, अब नेक्स्ट क्या चीज़ है, परीक्षा में निबंध के लिए दिए गए शीर्षकों में से किस तरह के शीर्षक का चयन करना चाहिए। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लगभग सबके मन में इस तरह के प्रश्न आते हैं। आप लोगों के तरफ से शिकायत रहता है कि मॉक्स में मैं तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी, लेकिन एग्ज़ाम में मेरा परफॉर्मेंस कैसे गड़बड़ हो गया। एग्ज़ाम में मुझे प्राप्त होने चाहिए थे अच्छे खासे अंक, लेकिन कम अंक क्यों प्राप्त हुआ। दरअसल क्या होता है, खराब निर्णय के कारण से, खराब चयन के कारण से क्या होता है कि हम लोग दिए गए शीर्षक पर, चुने गए शीर्षक पर अच्छी तरह से निबंध नहीं लिख पाते हैं। इसलिए तत्क्षण शीर्षक को लेकर के आपको एक बेहतर डिसीजन लेना चाहिए। कैसा शीर्षक आपको चुनना चाहिए। शीर्षक भी कई तरह के हो सकते हैं। शीर्षक समसामयिकी घटनाओं पर आधारित हो सकता है, ट्रेडिशनल टॉपिक हो सकता है, अमूर्त विषयों पर आधारित हो सकता है, अर्थात एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक पर आधारित शीर्षक हो सकते हैं। लेकिन आपको वही शीर्षक चुनना है जिस शीर्षक के प्रति आप पूरी तरह से आश्वस्त हो। हड़बड़ी में आप कोई भी शीर्षक को चुन न लें, अथवा क्या होगा कि आपकी लेखनी अचानक से रुक जाएगी और फिर वही
घसीटने वाला काम होगा। अपने विचारों को झूठ मूठ का आप विस्तार कर रहे हैं और यह काफ़ी बुरा प्रभाव डालता है आपके अच्छे स्कोर पर। ठीक है, इसलिए शीर्षक को लेकर के आप बहुत ही संजीदा रहिए, बहुत सिंसियर रहिए कि कौन से शीर्षक को हम चुनें जिस पर हम अच्छी तरह से लिख सकें, उनमें प्रासंगिक आंकड़ों को डाल सकें, प्रासंगिक तथ्यों को डाल सकें और काफ़ी अच्छी तरह से उसका एंडिंग कर सके, निष्कर्ष अच्छा दे सके। ठीक है, इसलिए इसके लिए पहले से आपको प्लॉटिंग कर लेना है कि यदि हम इस शीर्षक को चुनते हैं तो इस तरह की समस्याएं आ सकती है। यदि बहुत तरह की समस्याएं आएंगी तो फिर उस शीर्षक का चयन करना ही बेवकूफ़ी होगी। ठीक है, छठा जो प्रश्न है वह है, यदि निबंध के लिए तथ्य और आंकड़े ना हो तो मेरे स्कोर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। फ्रेंड, आप यदि समसामयिक घटनाओं पर आधारित शीर्षक को चुनते हैं तब तो आंकड़े और तथ्य को तो डालना ही होगा। आप शब्दों का अंबार नहीं लगा सकते हैं। साहित्यिक तरीके से आप शब्दों को आप बस डालते चले गए, अतिरंजित शब्दों का प्रयोग कर दिए, एक से एक आप पोइटिक स्टाइल में आप स्लोगन डाल रहे हैं, आप कोई कविता के फॉर्म में आप कुछ लिख रहे हैं और आप सोचेंगे कि आपको अच्छे अंक की प्राप्ति हो जाए। ऐसा नहीं होगा। ठीक है, इसलिए अगर आप समसामयिक घटनाओं पर आधारित शीर्षक को चुन रहे हैं, ऐसी स्थिति में उसके लिए जो विशेष तरह का जो चैलेंज होता है वह होता है तथ्यों और आंकड़ों का समावेश। यदि आपके पास उस समसामयिक घटनाओं पर आधारित शीर्षक के लिए प्रासंगिक तथ्य और आंकड़े नहीं है तब तो मैं कहूँगा कि उसे आप चुने ही नहीं, आप दूसरे तरह के टॉपिक को चुनें। ठीक है, नहीं तो शब्द सिर्फ डाल देंगे और अपेक्षा करेंगे अच्छे अंक की तो वो नहीं प्राप्त हो सकता है। ओके, इसलिए सावधान रहिए। नेक्स्ट जो प्रश्न है, किस तरह के शीर्षक को चुनना चाहिए, समसामयिक घटनाओं पर आधारित शीर्षक या परंपरागत शीर्षक या अमूर्त विषय पर आधारित। फ्रेंड, काफ़ी टफ यह क्वेश्चन है, इसका उत्तर देना आपको खुद देने होंगे। इसका उत्तर एग्जामिनेशन हॉल में तत्क्षण आपको निर्णय लेने होंगे और जो कैंडिडेट सही शीर्षक का चुनाव करते हैं एग्ज़ाम में उनको अच्छे स्कोर की प्राप्ति होती है। जैसा मैंने कहा कि यदि आपके पास प्रासंगिक तथ्य और आंकड़े हैं समसामयिक घटनाओं पर आधारित शीर्षक के लिए, तब आप इसे अवश्य चुनें और इस पर ज़्यादा अंक दिए जाते हैं। ध्यान दीजिए, यदि कोई शीर्षक ऐसा है जो नया है और इस पर मूल्यांकन करता चाहता है कि कोई कैंडिडेट इस पर लिखे और क्या लिख रहे हैं उनको वो पढ़ना चाहते हैं, ऐसी स्थिति में समसामयिक घटनाओं पर आधारित शीर्षक का चयन करना ज़्यादा अच्छा होगा। वही मैंने बताया शर्त कि आपके पास समसामयिक घटनाओं पर आधारित शीर्षक के लिए प्रासंगिक तथ्य और आंकड़े होना आवश्यक है। तब तो फिर आप प्राथमिकता दीजिए समसामयिक घटनाओं पर आधारित शीर्षक को। यदि आपके पास समसामयिकी घटनाओं पर आधारित शीर्षक के लिए रेलेवेंट तथ्य और आंकड़े नहीं है, तब आप परंपरागत शीर्षक को चुन सकते हैं। किंतु इसमें भी एक बात है कि परंपरागत शीर्षक के लिए भी आपके पास कुछ तथ्य और आंकड़े होना ही चाहिए, सिर्फ शब्द से काम नहीं बनेगा। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छी तरह से तैयार होंगे निबंध को लेकर के। ओके, परंपरागत शीर्षक में डाउरी सिस्टम या हो सकता है कि जनसंख्या संबंधी बातें हो, है ना, तो किंतु उसके लिए भी आपके पास रेलेवेंट आंकड़े होना चाहिए जो अद्यतन हो, जो एकदम करंट हो, तब आप परंपरागत शीर्षक को अच्छी तरह से डील कर सकते हैं। यदि आपके पास न तो तथ्य और आंकड़े हैं
और परंपरागत शीर्षक के प्रति भी आपको ऐसा लग रहा है कि मैं इस पर अच्छी तरह से नहीं लिख सकती हूँ, तब ऐसी स्थिति में आपके पास एक ही विकल्प बचता है, वह है एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक अर्थात अमूर्त विषय पर आधारित है। जैसे कि मनुष्य खोजी स्वभाव का होता है ना, मनुष्य मरणशील है ना, हेल्थ इज़ वेल्थ अर्थात स्वास्थ्य ही धन है। इस तरह के शीर्षक यदि है तब इस तरह के शीर्षक पर लिखा तो बहुत जा सकता है, लेकिन इसमें भी रिस्क है। क्या रिस्क है कि ऐसे टॉपिक के लिए तो कोई तथ्य और आंकड़ों की तो आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन आवश्यकता क्या है, लेखन शैली की। आपके पास राइटिंग स्टाइल अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आप एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक को, आप अमूर्त विषय को, आप अपने तथ्यों के माध्यम से, आप अपने विवेक के माध्यम से उसे परिभाषित कर रहे हैं, उसकी पुष्टि कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से, अलग अलग तरह के उदाहरण लेकर के। ऐसे स्थिति में आपकी भाषा शैली काफ़ी इम्पॉर्टेंट होनी चाहिए, आपकी तर्क शक्ति प्रबल होनी चाहिए, तभी आप एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक को चुने, अन्यथा मत चुने। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट बात है, आपको याद रखना चाहिए। इसके बाद एक प्रश्न है, निबंध लिखते समय अपने विचारों को बिंदुवार अर्थात बुलेट फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं। फ्रेंड, बहुत सारे कैंडिडेट्स क्या करते हैं कि अपने विचारों को बुलेट फॉर्म में, कोई बड़ा इस तरह से लिख रहे हैं, कोई इस तरह से लिख रहे हैं, इस तरह से अपने विचारों को दे रहे हैं, जो कि बड़ा ही भद्दा दिखता है ना। आप छोटे छोटे वाक्यों को लेकर के बुलेट फॉर्म्स में बिंदुवार आप मत लिखिए, इसके बदले में आप एक पैराग्राफ दीजिए, है ना। पैराग्राफ में आप अपने विचारों को रखिए, ठीक है, सुंदर ढंग से, तो यह अच्छा रहेगा। बिंदुवार लिखे आप नहीं, बुलेट फॉर्म में आप लिखने से बचें। अगला जो प्रश्न है वो है, लिखावट खराब हो तो क्या करें, है ना। फ्रेंड, कोई ज़रूरी नहीं है कि सबकी लिखावट अच्छी ही हो। महात्मा गांधी जीवन भर अपनी लिखावट को लेकर के काफ़ी वो चिंतित थे और खुद को कोसते भी थे कि मेरी लिखावट ठीक नहीं है। लेकिन अगर महात्मा गांधी के जैसे ही आपकी भी लिखावट कुछ अच्छी नहीं है, तब ऐसी स्थिति में कुछ विशेष बातों पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसको लेकर के मैं एक किसी कैंडिडेट का मैं एक कॉपी मैं दिखाना चाह रहा हूँ। उन्होंने एक मॉक दिया था, उन्हीं का कॉपी को मैं आप लोगों के समक्ष में साझा कर रहा हूँ। आप देखिएगा कि ये कॉपी है, ये हाशिया है ना, इधर से हाशिया कुछ छोड़ा गया, इधर से कुछ हाशिया छोड़ा गया। आप क्या करिए, एक आभासी लाइन को खींचिए, उस आभासी लाइन के भीतर ही आप क्या करिए, लिखने का प्रयास करिए। यदि आपका अक्षर बड़ा बड़ा है, मान लिया जाए कि आप कुछ इस तरह से जलवायु परिवर्तन, मतलब दोनों ही लाइनों को सटा करके आप लिख रहे हैं, तब ऐसी स्थिति में आपको एक लाइन छोड़ करके लिखने की आवश्यकता है। कोशिश करें कि आपकी जो लिखावट है वह बहुत छोटी ना हो, हर चीज़ जो लिखे वह स्पष्ट हो। इतना तो अभ्यास तो कर सकते हैं, क्योंकि यदि आपकी लिखावट स्पष्ट नहीं होगी, इवैल्यूएटर को समझ में नहीं आएगा। आपके विचार अच्छे रहने के बावजूद भी आपको कम अंक की प्राप्ति होगी। मैं दिखा देता हूँ कि लिखावट आपकी कैसी होनी चाहिए। ये नहीं कि एक लाइन आपने यहाँ से शुरू किया तो दूसरा लाइन आप यहाँ से शुरू कर रहे हैं, दूर ले जा करके शुरू करें, और इधर से भी आप अच्छा खासा स्पेस छोड़ दिए, इधर से भी स्पेस छोड़ दिए, फिर तीसरा लाइन में आपने कम स्पेस छोड़ दिया, और इस तरह से जिग जैग वे में आप लिख रहे हैं, जो सुंदरता का में वाट लगाता है। आप ध्यान रखें, सुंदर लिखावट में आपको लिखना है। अगर सुंदर लिखावट ना हो तो आपको करना क्या है कि बड़े जिनके अक्षर है तो वो एक लाइन छोड़ करके लिखें, और कोशिश करें स्पष्ट लिखें, आपके लेटर्स स्पष्ट दिखें, दृष्टिगोचर हो अच्छी तरह से, ठीक है। तो ये हुआ, इस तरह की बातों
का आप अवश्य ध्यान रखें और कोशिश करें कि जिस चीज़ को लेकर के आप इवैल्यूएटर का ध्यान आकर्षित कराना चाहते हैं तो उसे आप अलग कलर में लिख सकते हैं या आप अच्छी तरह से उसे लिख करके अंडरलाइन भी कर सकते हैं, ताकि लगे इवैल्यूएटर को कि आपने कुछ अलग लिखा है। तो अलग लिखा है तो क्या लिखा है, उनके मन में उत्सुकता जगाइए, तब वो आपके कंटेंट के प्रति आकर्षित होंगे और यदि उनको लगता है कि आपका विचार काफ़ी प्रासंगिक है, तर्कसंगत है, तब आपको अच्छे अंक की प्राप्ति होगी। देखिए हिंदी में भी आप देखिए इतनी सुंदर हैंडराइटिंग है और आपकी हैंडराइटिंग सुंदर होनी ही चाहिए, क्योंकि आप एक साधारण आप एम्प्लॉय नहीं बनने वाले हैं, आप ऑफिसर बनने वाले हैं और ऑफिसर से यह अपेक्षा की जाती है कि आप एक अच्छे अनुवादक के रूप में खुद को स्थापित करें और साथ ही साथ आपके पास जितने भी अच्छे गुण होने चाहिए उतने गुणों को ले करके आप चयनित हो। तो आशा करते हैं कि आपको यह बात समझ में आ गया हो। अब नेक्स्ट जो प्रश्न है कि दिए गए उत्तर पुस्तिका में 500 शब्दों का निर्धारण कैसे करेंगे। तब जैसा मैंने कहा कि दिए गए उत्तर पुस्तिका, मैंने कहा कि उत्तर पुस्तिका मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उस डिस्क्रिप्शन में जा करके आप डाउनलोड कर लेंगे और उसका प्रिंट आउट निकाल लेंगे और उसी पर लिखने का प्रयास करेंगे, जैसे कि यहाँ पर इन्होंने लिखा है। ठीक है, इसमें क्या करेंगे कि बहुत ही आसान है नंबर ऑफ वर्ड्स का पता लगाना। बस आपको देखना है, एक लाइन तो लिख लेना है या आप 4-5 लाइन्स लिख लें और देखिए कि एक लाइन में एवरेज आप कितने शब्दों का समावेश कर रहे हैं और इसके बाद फिर देख ले कि कितने लाइन्स है, दिए गए उत्तर पुस्तिका में कितने लाइन्स है और दोनों को मल्टीप्लाई कर दे। आपको पता चल जाएगा कि एक पेज में आप कितने शब्दों का समावेश कर रहे हैं। 3 पेजेस में आप 500 शब्द लिख पाएंगे या 4 पेजेस में आप 500 शब्द लिखेंगे। आप इसका पता लगा लें, आसान, पता लगाना काफ़ी आसान हो जाता है इस तरह से। ठीक है, ये जरूर करें। इसके बाद अगला जो प्रश्न है वह है, यदि 500 शब्दों से अधिक लिख दे तो क्या अंक काट लिए जाएंगे। फ्रेंड, आपको यह ध्यान रखना है कि 500 शब्दों में ही आप निबंध को समेट लें। 500 शब्दों से थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, 30 शब्द ज़्यादा हो जाता है, 50 शब्द ज़्यादा हो जाता है। अगले के पास अर्थात मूल्यांकनकर्ता के पास ऐसा कोई यार्ड स्टिक नहीं होता है, ऐसा कोई मापक नहीं होता है जिसकी मदद से वो माप सके इस बात को कि आप 50 शब्द ज़्यादा लिख दिए हैं या 50 शब्द आपने कम लिख दिया है। मैटर यह करता है कि आप दिए गए चुने गए शीर्षक को किस तरह से डील किए, कितना अच्छी तरह से आप उसको लिखे हैं, किस तरह से अपने तर्कसंगत विचार से पूरी तरह से शीर्षक को सेटिस्फाई किए हैं कि नहीं। ठीक है, आप यदि 600-700 शब्दों में आप लिख देते हैं तो क्या ऐसा आप अपेक्षा नहीं कर सकते कि आपको बहुत ही ज़्यादा मार्क्स मिल जाएगा, 50 में आपको 40-45 मार्क्स मिल जाएंगे। नहीं, ऐसा कदापि नहीं। और 600-700 शब्दों में आप लिख पा रहे हैं तो आपको लगता है कि आपके पास आप इसको क्या 30 मिनट में ही 600-700 शब्दों में आप लिख पाएंगे, क्योंकि आपको प्रत्येक ऐसे के लिए मैक्सिमम 30 मिनट ही आपको देने चाहिए। हालांकि यह डिपेंड करता है कि आप किस तरह से समय की बचत किए हुए हैं, समय को बचाए हैं अन्य तरह के सेक्शन के प्रश्नों का हल करके। ठीक है, तो फ्रेंड, आशा करते हैं कि इतने सारे प्रश्नों का जो उत्तर है वो आपको काफ़ी मदद करेगा एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर प्राप्त करने के लिए। किसी भी तरह का कोई प्रश्न हो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, जहाँ पर हम लोग को कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण बातों पर विचार करेंगे। मेरी तरफ से शुभकामनाएं। नमस्कार।